हेलो स्वागत है आपका हमारे चैनल EMS क्लासेस में। आज मैं आपके लिए रिवीआई सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो बोर्ड में पूछा गया और कई बार पूछा भी जाता है। आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ये है क्या? तो इसका परिभाषा है प्रकाश के किरणों का, प्रकाश के किरणों का परावर्तक सतह से, प्रकाश की किरणों का परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन है क्या ये कि प्रकाश के किरणों का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये प्रकाश के परावर्तन से होता क्या है कि किरणें किसी सतह से पड़ती है और पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो घटना घटित होता है यही प्रकाश का परावर्तन है। जैसे कि एक फिगर के साथ अगर देखें तो मान चलते हैं ये अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण जो है उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। तो ये अवतल, मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है। तो हम क्या बताएं, एक प्रधान अक्ष बना लेते हैं। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो जैसे ही कोई किरण किसी सतह से टकराता है, मान लेते हैं हम अवतल दर्पण का ही एक सतह है, इससे टकरा रहा है, तो टकराया, टकराने के बाद ये फिर किसी दिशा में या उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो ये जो लौटने का घटना है, ये जो लौट रहा है, ये टकराता है, लौटता है, टकरा करके लौटता है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, ध्यान रखना इसे। पहला नियम है हमारा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है हमारा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है हमारा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, आपतन एवं परावर्तन कोण बराबर होता है, बराबर होता है। इसे ध्यान रखना है। ये दो नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम हुआ। ये आपतन कोण है, आपतन कोण को हम एंगल I से डिनोट करते हैं, और ये हुआ परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को एंगल R से डिनोट करते हैं, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। तो ये दोनों हुआ प्रकाश का। अब ये एंगल I जो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण होता क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण मान चलते हैं ये एक आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो कहीं न कहीं ये आपतित किरण जो है एक बिंदु से टकराया है, तो यहाँ जो लंब डाला ये तो अभिलंब हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा यहाँ पे ये परावर्तन कोण है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एक और चर्चा कर लेते हैं अभिलंब का। ये जो अभिलंब है, अभिलंब आपतित किरण सतह के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु जो होता है, आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं, लंब, वही कहलाता है हमारा अभिलंब।
आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं वो हमारा कहलाता है अभिलंब। उसके बाद अब हम लोग जानने वाले हैं एक और मोस्ट वीवीआई टॉपिक, वो है हमारा अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। हमारा टॉपिक होगा अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। आज हम जितने टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है। हम जितने टॉपिक पे चर्चा करेंगे तकरीबन यहाँ से आपको 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनली आएगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो हम अभी देखने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। जैसे कि अवतल दर्पण के बारे में आपको बता चुके हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह दशा होगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह दशा है वो है अवतल दर्पण, वो है अवतल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है वो है हमारा उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है वो है उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है वो है हमारा अवतल दर्पण। हम इन दोनों का उपयोग भी बताएं, इन दोनों का उपयोग भी हम बता चुके हैं, इसका भी उपयोग। जैसा कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामती के रूप में कर लेते हैं, हजामती दर्पण के रूप में भी करते हैं। ये उत्तल दर्पण हुआ, इसका उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट में भी कर लेते हैं, स्ट्रीट लाइट में। तो अभी हम देखने वाले हैं ये जो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब, इसका नियम क्या है। तो इसका पहला नियम है, अगर आ रही आपतित किरणें अगर आ रही आपतित किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती है, प्रधान अक्ष के समांतर होती है, तो परावर्तित किरण फोकस से होकर निकल जाएगी। अगर आ रही आपतित किरणें, जो आपतित किरण आती है, अगर वो प्रधान अक्ष के समांतर होती है, यानी प्रधान अक्ष के समांतर है, तो परावर्तित किरण जो होगा वो फोकस से होकर, जो मुख्य फोकस होता है उस फोकस से होकर निकल जाएगी। जैसे कि मान चलते हैं एक अवतल दर्पण बना लिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, मान लेते हैं एम डैश का एक अवतल दर्पण है। ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, ये सीपी प्रधान अक्ष हो गया मेरा, यहाँ पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र। तो यहाँ से क्या किए हम, आपतित किरण जो आएगा, आपतित किरण वो प्रधान अक्ष के समांतर रहेगा। तो हम प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण गुजारते हैं, जो किरण जा रहा है टकराया वो तो आपतित किरण है, लेकिन प्रधान अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण गया टकराया, टकराने के बाद वो प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से निकलता है ना, उसका नाम मुख्य फोकस है। टकराने के बाद वो फोकस से ही होकर निकल जाती है, निकल रही है नीचे की ओर, मतलब आगे की ओर निकल जाती है। ये पहला नियम है इसका। पहला नियम ये कहता है कि अगर अवतल दर्पण से कोई आपतित किरण टकराती है, कैसे, तो प्रधान अक्ष के समांतर, अगर प्रधान अक्ष के समांतर वो आपतित किरण टकराती है तो परावर्तित किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर के निकल जाएगी। ये पहला नियम है इसका। इसका दूसरा नियम है इसका कि यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है, तो यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है।
यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तित किरण, जो रिफ्लेक्टेड किरण होगा मेरा, वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। अभी हम देखें कि प्रधान अक्ष के समांतर गया तो वो मुख्य फोकस से निकला, लेकिन अगर मुख्य फोकस से होकर वो आपतित हुई है तो रिफ्लेक्ट किरण जो होगा वो हमारा प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। जैसा कि एक हम फिगर बना के आपको बता देते हैं। मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, जैसे पहले भी बोले हैं कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है ये देखिए धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा वो धंसा हुआ रहता है। तो इसमें हम एक प्रधान अक्ष बना लिए, ये ध्रुव हो गया हमारा, ये मुख्य फोकस हो गया हमारा, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो दूसरा नियम क्या कहता है, यदि आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है, मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराएगी, तो रिफ्लेक्टेड किरण जो होगा वो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो एक किरण हम मुख्य फोकस से होकर गुजारे, तो मुख्य फोकस से होकर ये आपतित हुई है। अब जो रिफ्लेक्टेड किरण होगा, परावर्तित किरण जो होगा वो प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। या फिर एक और हम किरण अगर गुजारे इधर से तो ये जा रही है, तो मुख्य फोकस से होकर गई है, तो परावर्तित किरण जो होगा ये भी प्रधान अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। एक नियम और है इसका तीसरा नियम है कि यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तित किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये हमारा तीसरा नियम है। यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है, तो जो परावर्तित किरण होगा वो उसी पथ पर रिटर्न हो जाएगा, जैसा कि हम फिगर में बताते हैं आपको। मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है, अभी नहीं है, अभी प्रस्थित करने के बाद, हाँ अब ये अवतल दर्पण है। सबसे पहले इसमें एक प्रधान अक्ष बना लेंगे, ये पी जो है ध्रुव हो गया हमारा, पॉल जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। तो हम बोले अभी कि अगर किरण वक्रता केंद्र से होकर आपतित किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर निकली है और दर्पण से टकराई है, तो रिफ्लेक्ट किरण इसी पथ पर पुनः रिटर्न हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है ये तीन नियम अभी आपको बताए हम। एक है अगर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर होती है, अगर टकराती है, तो रिफ्लेक्टेड किरण जो होगा फोकस से होकर, यानी मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। अगर आप प्रधान अक्ष के समांतर किरण गई और टकराई, तो टकराने के बाद वो फोकस से निकलेगा, लेकिन अगर फोकस से जाता है तो वो रिफ्लेक्टेड किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है, यानी एक दूसरे का उल्टा है ये। और तीसरा तो आसान है, यदि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराती है तो उसी पथ पर वो पुनः वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से टकराएगी, वक्रता केंद्र से होकर अगर जाएगी, दर्पण से टकराएगी, ये इसी पथ पर रिटर्न भी होगा। टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होगा इसी पथ पर वापस आ जाएगा। ये तीसरा नियम हुआ इसका। अब हम लोग जानने वाले हैं इसके बाद एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण के द्वारा मुख्य 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, जिसमें से
99% गारंटेड बोल रहे हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तो 2 मार्क्स वाला में आ जाता है वहाँ पे, तो हमें ध्यान देना अब इसमें। सबसे पहले वस्तु की स्थिति देखना है। वस्तु की स्थिति कहने का मतलब वस्तु कहाँ रखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हम अभी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण से जो विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे तो उसका स्थान अलग अलग होगा और प्रतिबिंब का भी स्थान अलग अलग होगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है ये देखना है पहले। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, जब तक वस्तु नहीं रखेंगे तब तक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे ही वस्तु रखते हैं तो वैसे ही उसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब इसका प्रकृति क्या होगा हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस पर रखते हैं, अगर अवतल दर्पण में वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, फोकस पर यानी मुख्य फोकस पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो डायरेक्टली बनता है अनंत पर। अगर हम वस्तु की स्थिति की बात करें अवतल दर्पण में, अगर हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब जाकर डायरेक्टली अनंत पर ही बनेगा। और बनेगा जो वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, यानी इसका जो प्रकृति हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, और बहुत छोटा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम वस्तु की स्थिति उल्टा कर दें, अगर हम वस्तु को फोकस पर रखना छोड़ अगर हम अनंत पर रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं इसका प्रतिबिंब डायरेक्टली बन जाता है हमारा फोकस पर, फोकस पर बनता है। ध्यान रखना है हमें, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। और इसका जो प्रकृति होगा वो हमारा हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ये हम दो तरह से प्रतिबिंब बनाया। जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इसको ध्यान रखना है। फोकस पर अगर अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, अगर अनंत पर रखते हैं तो मुख्य फोकस पर बनता है उसका प्रतिबिंब। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें की और स्थिति है, अगर वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखें यानी सेंटर पर रखें, जैसा कि वक्रता केंद्र के बारे में बताए हैं कि गोलीय दर्पण में जो जिस गोलीय दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु होता है। खोखला गोला का एक भाग है ना, उसका एक केंद्र बिंदु होगा, उसका जो केंद्र होगा वही तो गोला का केंद्र वक्रता केंद्र है। और वही ध्रुव से अगर उसकी बात करें ना, ध्रुव से अगर हम वक्रता केंद्र तक की दूरी माप लेना तो वो मेरा हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। और एक चीज और हम बता चुके हैं आपको कि दर्पण में कोई भी दूरियां हम मापते हैं हमेशा 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 ध्रुव से, दर्पण की कोई भी दूरियां हमेशा हमेशा ध्रुव से ही मापी जाती है। आगे चलते हैं हम, तो वस्तु की स्थिति अगर हम बात करें वक्रता केंद्र पर, अगर वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें, वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका प्रतिबिंब यहीं भी बनता है वक्रता केंद्र पर ही, वक्रता केंद्र पर ही। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन अगर इसका प्रकृति हम बोले तो ये हो जाएगा हमारा वास्तविक उल्टा। फिर से यही हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा वही वास्तविक और उल्टा। हमें ध्यान रखना है इस बात का। वस्तु को रखे थे फोकस पर, प्रतिबिंब बना अनंत पर, वस्तु को रखे अनंत पर, प्रतिबिंब बना फोकस पर, और वक्रता केंद्र पर रखने से उसका प्रतिबिंब जो कि त्यों वही बन जाता। लेकिन उसी के नीचे जहां वस्तु वहीं उसका प्रतिबिंब, लेकिन वस्तु सीधा रहता है और प्रतिबिंब उसका उल्टा बनता है वहीं नीचे। उसके बाद एक और है, अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम पहले बताएं अनंत का जैसे ही नाम आया वैसे ही अनंत का हो जाएगा कहाँ, फोकस। अनंत बोले तो फोकस हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा फोकस और यानी एंड ये है वक्रता केंद्र। तो हम अभी बताए थे वक्रता केंद्र में प्रतिबिंब जहाँ वस्तु जहाँ रखा जाता है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा दूसरा इसका वक्रता केंद्र। यानी कि अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ही बनेगा, लेकिन इसका जो प्रकृति होगा ये हो जाएगा हमारा फिर से वही वास्तविक और उल्टा। अब एक क्वेश्चन और घुमा के आया था यहीं पे, अगर हम वस्तु को फोकस एंड वक्रता केंद्र पर रखें, वक्रता केंद्र पर रखें, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
जैसे ही फोकस का नाम आता है तो फोकस कहे तो प्रतिबिंब बनेगा सीधे जाके अनंत पर, एंड वक्रता केंद्र कहे हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसका जो प्रकृति होगा वो हो जाएगा हमारा वास्तविक और उल्टा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए, अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अगर वस्तु को अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब डायरेक्टली फोकस पर बनेगा। वक्रता केंद्र पे रखा जाए वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, अनंत पे रखा, अनंत और वक्रता केंद्र पे रखा जाए तो अनंत बोले तो फोकस, वक्रता केंद्र बोले तो वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र बोले तो अनंत और वक्रता केंद्र। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर वहीं पे वस्तु को ऐसा घुमा के बोल दे कि वस्तु जैसे ध्रुव का नाम आता है, मान लीजिए फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है, तो इस स्थिति में सिर्फ इसका जो प्रकृति होता है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे ही नाम आता है ध्रुव का, जैसे ही बोल दे कि फोकस और ध्रुव के बीच रखा हुआ है, तो छठा हम बोल रहे हैं रखा हुआ है, तो उसका डायरेक्टली प्रकृति ही चेंज हो जाता है, वो हो जाएगा आपका काल्पनिक, तब हो जाएगा काल्पनिक और हो जाएगा आपका सीधा। हमें ध्यान रखना, और वस्तु से तो बड़ा ही बनेगा, ये तो सीधा, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसके सामने बनता है, वो सामने बनता है। तो हमें इन 6 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इसमें से घुमा के कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है, लगभग सभी बार आ ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्टिव बन जाए तो बेस्ट है, सब्जेक्टिव बने तो और भी बेस्ट है। तो क्वेश्चंस कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चंस ऐसे आएगा कि अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहां पे, फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, या इनमें से कोई नहीं, तो उसका कहाँ बनेगा उसका प्रतिबिंब, हमें बताना है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हैं। आइए हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स करते हैं और हमारे क्वेश्चंस का जवाब दें। जितना भी क्वेश्चन सही करेंगे हम सब के सब वो अवतल दर्पण के लिए रहेगा, इसलिए हम अवतल दर्पण नहीं लिखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब के सब अवतल दर्पण से ही क्वेश्चन रहेगा अभी। तो यदि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब, अगर यदि अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर डी नॉन, इन्हीं में से कोई नहीं। आप हमें बताएं इसका आंसर क्या होगा। जैसा कि अभी हम बताएं उन्हीं टॉपिक्स उसी से क्वेश्चंस आया हुआ है और ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर स्थित है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, बिल्कुल नहीं, अनंत पे बनेगा, इसको छोड़ के चलते हैं वक्रता केंद्र पे। हम बताए हैं अगर वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब वही बनेगा, कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। अगर फोकस की बात आए तो वस्तु फोकस पर रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ये हम बताएं अभी। अब बात है नॉन, नॉन को छोड़िए, सबसे पहले तो ये नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले ये वक्रता केंद्र जो है ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम बताएं कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन वस्तु तो कहीं और है, तो फोकस पर है, तो फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो अनंत पर बनता है, लेकिन अनंत पर वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो फोकस पे है तो इसका हो जाएगा अनंत, ये गलत, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा अनंत। हम एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे, यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, फोकस के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब, अब हमें ये क्वेश्चंस का आंसर दें, यदि वस्तु इसी दर्पण में अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा। ऑप्शन नंबर ए वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर बी ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर सी
वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, डी ऑल। अपने जवाब दें। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? वक्रता केंद्र पर बनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जस्ट बताएं वक्रता केंद्र पे वस्तु तो ही प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे। ध्रुव बिल्कुल भी नहीं, ध्रुव पे बनता ही नहीं है। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच, ये सही है, क्योंकि हम एक ट्रिक बताएं, वक्रता केंद्र बोले नो चेंज, वक्रता केंद्र ही होगा। फोकस बोले अनंत हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ पे अनंत होता तो प्रतिबिंब बनता यहाँ पर फोकस पर। हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब हम एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। एक क्वेश्चन है अनुबद्ध फोकस। अनुबद्ध फोकस, इसको ध्यान रखना है। जैसे इसका परिभाषा क्या कहता है, जैसे प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष होता है। प्रधान अक्ष जो बनता है मेरा प्रधान अक्ष, मान लीजिए ये एक अवतल दर्पण, ये आपका हो गया प्रधान अक्ष, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो इस प्रधान अक्ष पे किसी न किसी एक बिंदु पर रखा होता है वस्तु, कहीं न कहीं एक वस्तु रखा होता है। उसके बाद कहीं न कहीं इसमें वस्तु रखने के बाद इसका प्रतिबिंब भी बनता है, जैसा कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं। तो वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब ही बनेगा। हो सकता है यही बन जाए, हो सकता है यही बन जाए, कहीं तो बनेगा ये। तो प्रतिबिंब बनेगा कहीं भी तो एक ही जगह बनेगा। तो मान लेते हैं वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मान लीजिए फोकस है। वैसे तो हम बताओ किया है कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये हो गया अनंत पार्ट, इधर से जितना पार्ट ये हो गया अनंत पार्ट, तो अनंत हो गया ये। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन एक हम बता देते हैं, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि समांतर गया है, ये रिफ्लेक्टेड किरण होगा, और एक किरण जो है हमारा इससे टकराएगा, सीधे इससे निकलेगा वक्रता केंद्र से। देखिए यहाँ पे कटन बिंदु मिला, यहाँ प्रतिबिंब बना। तो प्रधान अक्ष पे दो बिंदु हमें मिला, एक बिंदु पे वस्तु को रखा जाता है और दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। तो इन दो बिंदुओं को हम अनुबद्ध फोकस कहते हैं। यानी प्रधान अक्ष के वो दो बिंदु जहां एक बिंदु पर वस्तु और दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, वो दोनों बिंदु अनुबद्ध फोकस कहलाता है। यानी प्रधान अक्ष पर स्थित वह दो बिंदु जहां एक बिंदु पर वस्तु एवं दूसरी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, वे दोनों बिंदु अनुबद्ध फोकस कहलाता है। अनुबद्ध फोकस कहलाता है। इसे ध्यान रखना है। प्रधान अक्ष पर दो बिंदु, अब कौन बिंदु? तो पहला बिंदु वो जहां वस्तु रखा हुआ है, वस्तु कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु पे रखा होगा, किसी न किसी चीज के बीच में रखा होगा, तो वो तो एक बिंदु में मिल जाएगा। लेकिन दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? दूसरा बिंदु उसी वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जहां भी बने जो प्रतिबिंब बनेगा, वो हो गया हमारा दूसरा बिंदु। तो वो दोनों बिंदु, ये जो बिंदु हुआ, एक बिंदु यहाँ पे रखा बिंदु हो गया आपका वस्तु के लिए और दूसरा प्रतिबिंब के लिए यहाँ बिंदु हो गया। तो यही दोनों बिंदु सम्मिलित रूप से हम बोल सकते हैं इसको अनुबद्ध फोकस। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है।